नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 179 एपिसोड में आपका स्वागत है। कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नेपाली नागरिक दीपक जोशी को 4 दशक बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि हत्या के आरोप में जोशी को बीते 4 दशकों में एक बार भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। जोशी ने बीते 4 दशक पश्चिम बंगाल के अलग अलग जेलों में विचाराधीन कैदी के रूप में वक्त गुजारा। इस दौरान राज्य के अलग अलग जेलों में रहे, कभी बहरामपुर तो कभी अलीपुर तो कभी दमदम सेंट्रल जेल। इन 4 दशकों के दौरान उनके कई साल मनोरोग चिकित्सालय में गुजरे। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद भी यह तय नहीं हो पाया कि जोशी ने हत्या की थी या नहीं। ऐसा इसलिए कि कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मानसिक स्थिति के आधार पर जोशी को रिहा करने का आदेश दिया है। देश की न्यायिक प्रक्रिया पर बात करने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। ज्योतिष विद्या में यकीन रखने वाले नेपाल के झलम जिले और एकात्पा गांव के दीपक जोशी अचानक साल 1979 में अपने घर से निकले। उस दौरान नेपाल से सटे पूर्वोत्तर भारत में गोरखालैंड आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान साल 1981 में जोशी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद उन्हें जेल भेजा गया, मगर इस दौरान ना तो उनकी एक बार भी अदालत में पेशी हुई और ना ही उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ। बीते हफ्ते जब वकीलों के एक समूह के जरिए यह मामला हाईलाइट हुआ तो कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जोशी को चिकित्सीय आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। इस बीच नेपाल में उनके परिवार के सदस्य मान चुके थे कि जोशी अब जीवित नहीं है। इस घटना से देश की न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल मानवाधिकारों को लेकर है। सवाल है कि देश की न्यायिक प्रक्रिया लोगों को न्याय देने के लिए है या न्याय के रास्ते को बाधित करने के लिए। यह सवाल इसलिए कि अगर जोशी हत्या के आरोप में दोषी भी करार दिए गए होते तो उन्हें 4 दशक की लंबी सजा नहीं भुगतनी होती। फिर सवाल है कि जब देश के संविधान में ऐसे लोगों को न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराने के तमाम प्रावधान हैं, तब जोशी इससे अछूते कैसे रह गए? आखिर उनके परिवार के सदस्यों को उनके जेल में होने की सूचना क्यों नहीं दी गई? अहम सवाल यह भी है कि आखिर एक व्यक्ति 4 दशकों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताने पर मजबूर क्यों हुआ? इस मामले में उन्हें अदालत में पेश करने, मामले की जांच करने और आरोप पत्र दायर करने के लिए जिम्मेदार तंत्र की जवाबदेही क्यों सुनिश्चित नहीं की गई? आखिर जोशी के नारकीय जीवन का हिसाब कौन देगा? जरा सोचिए, आधी उम्र जेल में बिना किसी सुनवाई के बिता देने वाले व्यक्ति की मन की स्थिति क्या रही होगी? बहरहाल, विचाराधीन कैदी की समस्या अपने देश में नई नहीं है। आजादी के बाद से ही इस मामले में स्थिति बद से बदतर होती गई। खुद राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो 1 साल पुरानी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि देश की जेलों में बंद कैदियों में 2/3 कैदियों का मामला विचाराधीन है, मतलब सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। साल 2020 तक देश में करीब 3 लाख विचाराधीन कैदी थे। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें जमानत देने वाला नहीं मिल रहा है। कई ऐसे हैं जो आरोप के लिए तय सजा से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। मामले को मानवीय पहलू यह है कि इन विचाराधीन कैदियों के साथ 1942 बच्चे जेल में वक्त बिताने पर मजबूर हैं।
देश की विभिन्न अदालतों में लाखों की संख्या में केस लंबित है। बदतर स्थिति यह है कि देश में साल दर साल विचाराधीन कैदियों की संख्या घटने के बदले लगातार बढ़ रही है। प्रतिवर्ष विचाराधीन कैदियों की संख्या में 3 से 4% बढ़ोतरी हो रही है। विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की कार्यक्रम निदेशक अस्मिता बसु हैरत जताती है। समाचार वेबसाइट द वायर से बात करते हुए बसु कहती हैं कि जेल में बंद कैदियों में 2/3 कैदी विचाराधीन कैदी हैं। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम, दलित और आदिवासी हैं। जाहिर तौर पर इस गरीब और हाशिए पर खड़े तबके की न्यायिक प्रक्रिया में पहुंच नहीं है। यह न्यायिक प्रक्रिया के निष्पक्ष परीक्षण के मानदंडों का खुला उल्लंघन है। ऐसे वर्ग तक कानूनी सहायता नहीं पहुंच पाना वाकई अफसोसजनक है। बहरहाल सवाल बेहद गंभीर है। आजादी के 7 दशक बाद भी हमें अगर सामान्य लोगों तक न्याय को नहीं पहुंचा पाए हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई बार कहा है कि देश की उच्च अदालतों तक सामान्य लोगों की पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। एक बड़े वर्ग के पास निचली अदालतों में भी न्याय हासिल करने का सामर्थ्य नहीं है। सवाल है कि सभी वर्गों तक न्यायिक प्रक्रिया को सहज रूप से पहुंचाए बिना हम कल्याणकारी राज्य बनाने का ढोंग नहीं कर रहे। अगर ये वाकई ढोंग नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग न्याय से वंचित ही क्यों हैं? वह भी तब जब देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसे वर्गों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की है। जाहिर तौर पर यह हमारी न्यायिक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देश में ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें लोगों को सालों जेल में बिताने के बाद रिहाई नसीब हुई। सालों दशकों बाद पता चला कि जिस आरोप में संबंधित व्यक्ति जेल में है वास्तव में वह निर्दोष है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न मामले में 2 दशक तक जेल में बिताने के बाद एक व्यक्ति को रिहा किया गया। सवाल है कि बिना किसी कसूर के जेल में सालों से बंद ऐसे लोगों के पुराने दिन कौन लौटाएगा? इन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में कितनी मशक्कत करनी होगी? जाहिर तौर पर ऐसे मामले में अदालतों को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों को कठोर सजा देकर एक नजीर पेश की जानी चाहिए। हमें यह साबित करने की जरूरत है कि देश का लोकतंत्र बनाना लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार।